हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नैन्स केमिस्ट्री चैनल। आज हम करेंगे केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वीबीटी एंड एमओटी में सिमिलैरिटीज क्या है और डिफरेंसेस क्या है। इस लेक्चर के नोट्स, प्रॉपर नोट्स की आपको एग्जाम में कैसे कैसे लिखना है सिंपल लैंग्वेज में, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है उसका लिंक, वहां पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सिमिलैरिटीज की बात करते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, दोनों थ्योरीज वीबीटी एंड एमओटी ये दोनों अप्रोक्सीमेशंस हैं, ये हाइपोथेटिकल कंसेप्ट्स हैं, एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट्स नहीं है। दोनों की दोनों क्या है? अप्रोक्सीमेशंस हैं, अप्रोक्सीमेशंस हैं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दोनों थ्योरीज किसको एक्सप्लेन करती हैं? कोवलेंट बॉन्ड को। तो दोनों की दोनों थ्योरीज कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती हैं, ये हमारा सेकेंड पॉइंट आ जाएगा। थर्ड पॉइंट, दोनों की दोनों थ्योरीज कोवलेंट बॉन्ड के डायरेक्शनल नेचर को भी एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, डायरेक्शनल नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैसे? अब मैंने आपको वीबीटी एंड एमओटी में दोनों में बताया था। वीबीटी में क्या होता है, हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूल बनाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। हमारे जो एमओटी था उसके अकॉर्डिंग हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मर्ज हो जाते हैं और मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है। अब मैंने बोला था जब ये ओवरलैपिंग होगी, हमारा सिर्फ पीएक्स के साथ ही ओवरलैपिंग कर सकता है, पी वाई के साथ एंड पीजेड के साथ ही ओवरलैपिंग कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पीजेड ऑर्बिटल पीएक्स के साथ ओवरलैपिंग कर ले। ठीक है, ऐसा नहीं ना होगा। हमारे एक ऑर्बिटल जेड एक्सिस पे है, एक एक्स एक्सिस पे है, तो उसमें ओवरलैपिंग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमारे ऑर्बिटल सिमेट्री के अकॉर्डिंग, एक्सिस के अकॉर्डिंग ही ओवरलैपिंग करेंगे, एक्स एक्सिस में ओवरलैपिंग करेंगे, वाई एक्सिस में करेंगे, उसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर हो जाएगा। उसी की वजह से तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती है। ठीक है, दोनों में हमारे में यही कंसेप्ट लगता था कि पीएक्स वाला पीएक्स के साथ ही करेगा, पीवाई वाला पीवाई के साथ ही करेगा एंड पीजेड वाला पीजेड के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा, जिसकी वजह से कोवलेंट बॉन्ड का डायरेक्शनल नेचर होता था और उसकी वजह से मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बनती थी। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है इसका कि जो हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ है ना, ये जो कोवलेंट बॉन्ड बनी है उसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती थी? एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग पे। ये बात दोनों थ्योरीज बोलती हैं कि जितनी ज्यादा हमारी ओवरलैपिंग होगी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में, उतनी ही ज्यादा हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी। अब वीबीटी में तो ये आप आसानी से समझ गए होंगे कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जितने ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे, ऑब्वियसली हमारी बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी होगी। एमओटी स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको याद करो बताया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल सबसे पहले ओवरलैप करते हैं, फिर मर्ज होते हैं। अब मैंने ये बताया था आपको, एटॉमिक ऑर्बिटल जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग करेंगे उतना ही ज्यादा हमारे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो हो जाएगी और एंटी बॉन्डिंग की ज्यादा हो जाएगी। यही बताया था मैंने आपको। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे तो उनको इजीली समझ में आ जाएगा। मैंने आपको एमओटी पढ़ाने से पहले ही बताया था कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करते हैं और फिर मर्ज होते हैं, जितनी हमारी ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतने ही कम हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी और उतनी ही ज्यादा हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी होगी। अब देखो, एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होने से क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। समझ गए? तो दोनों कंसेप्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग कितनी हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल या बोल सकते हैं ऑर्बिटल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, नियरली सेम हो, और उनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। मतलब हमारे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, मैंने बोला था वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वही ओवरलैपिंग कर सकते हैं जिनकी एनर्जी सेम हो या तो नियरली सेम हो और उनकी सिमेट्री भी सेम हो। अब एनर्जी सेम का मतलब क्या था? 1s ऑर्बिटल 1s के साथ ही ओवरलैपिंग करेगा। एमओटी में भी हमारा 1s ऑर्बिटल 1s के साथ ही ओवरलैपिंग करता था। हमने एमओटी में जब एनर्जी लेवल डायग्राम्स बनाई थी तो हम एनर्जी देखते थे ना, अगर किसी की एनर्जी सेम है तभी वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, अगर एनर्जी कंपेरेबल भी है, नियरली सेम भी है, तब भी वो ओवरलैप करके हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते थे, बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग। इसका मतलब हमारे जो ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं बॉन्डिंग में, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए या नियरली सेम हो,
सिमेट्री सेम का मतलब px वाला px के साथ ही ओवरलैप करेगा, py के साथ py है ओवरलैप करेगा, सेम बात है वो, ठीक है। ऐसे नहीं हो सकता कि x ऑर्बिटल y के साथ ओवरलैप कर रहा है, z ऑर्बिटल x के साथ ओवरलैप कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल भी। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6th पॉइंट, हमारे जो इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करती थी 3 प्रिंसिपल्स पे, मेन प्रिंसिपल वीबीटी और एमओटी दोनों में। कौन से प्रिंसिपल से? सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इन्हीं प्रिंसिपल्स पे तो हमारी इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती थी ना। पहले इन प्रिंसिपल को समझते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, दूसरा कौन सा था हमारा? अफबाउ, तीसरा कौन सा था हमारा? हंस रूल, है ना। अफबाउ रूल है ना, हंस रूल। इन तीनों के अकॉर्डिंग ही तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखते थे। समझ रहे हो मेरी बात? वीबीटी में भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हम ऐसे भरते थे, 1s2 2s2 2p6 इसी टाइप से भरते थे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी हम सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s इसी टाइप से भरते थे। अब जब हम इलेक्ट्रॉन उसमें भरते थे तो 3 रूल्स का ध्यान रखते थे ना। सबसे पहले पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका क्या कंक्लूजन निकलता है? ये प्रिंसिपल बोलता है कि 4 के 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हमारे एटम में। अगर n, l और m सेम हो भी गया तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता। स्पिन तो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल में ऑपोजिट होगी ही, इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो ऑपोजिट होगी ही, ये बोलता था ये, ठीक है। इसका ये कंक्लूजन निकलता था। अफबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता था, या अफबाउ रूल क्या बोलता था हमारा, कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइप से करनी है, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन्स को इस टाइप से भरना है, किसकी एनर्जी सबसे लो है उसको हम पहले भरेंगे, फिर जिसकी एनर्जी ज्यादा है उसको भरेंगे, फिर ऐसे ही इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमने एनर्जीज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट करना है। यही बोलता था कि इंक्रीजिंग एनर्जी के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन्स को फिल आउट करना है। जिसकी एनर्जी सबसे लो उसी को भरेंगे हम सबसे पहले, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी वाले को, हायर एनर्जी वाले को, ठीक है। हुंस रूल क्या बोलता था? अगर हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल वीबीटी की बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करेंगे px, py एंड pz। अगर किसी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है तो उसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को सिंगली फिल्ड करेंगे, फिर डबली फिल्ड करेंगे। ऐसे ही हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी करते थे, वीबीटी के अकॉर्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में भी हम ऐसे भरते थे, एमओटी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी ऐसे भरते थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में किसकी एनर्जी सेम होती थी? हमारे पाई 2px, पाई 2py, इनकी एनर्जी भी तो सेम होती थी, ठीक है। तो इसमें भी तो हम पहले सिंगली फिल्ड करते थे, फिर ही डबली फिल्ड करते थे। तो ये दोनों की दोनों थ्योरीज इसी बेसिक प्रिंसिपल पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करती हैं। कौन से? पॉली एक्सक्लूजन, अफबाउस एंड हंस रूल पे। समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी जो कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की 2 न्यूक्लियाई के बीच में होगी। अगर मैं वीबीटी के अकॉर्डिंग बताऊं आपको तो 2 एटम के बीच में इसी टाइप से ओवरलैपिंग होती है, तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियाई के बीच में है। एमओटी के अकॉर्डिंग भी अगर हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो 2 न्यूक्लियाई के बीच में ज्यादा है, ठीक है। तो दोनों की दोनों थ्योरीज क्या बोलती है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई। समझ में आ गई बात? तो ये तो थी हमारी सिमिलैरिटीज बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इनमें कोवलेंट बॉन्ड, दोनों की दोनों कोवलेंट बॉन्ड को तो एक्सप्लेन करती है ना। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। इसमें कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। हम एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन ही तो करते हैं ना, और किस मेथड से कंबाइन करते थे? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड से कंबाइन करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप यही लिख दो कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इसमें हम बोल देंगे कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मेथड, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा यही हो गया। अब वीबीटी में हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल सिर्फ ओवरलैप किए हैं, ठीक है, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की है। तो यहां पे हम लिख देंगे एटम्स डू नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, लेकिन यहां पे एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। एटम्स लॉस देयर
आइडेंटिटी। ऐसे क्यों, यहाँ पे लॉस कैसे हो गया आइडेंटिटी का? क्योंकि देखो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हमारे एटम्स अब मर्ज हो गए हैं, हमारे एटम्स ओवरलैप करके मर्ज हो गए हैं, अब वो एक न्यू मॉलिक्यूल बन गया है। अब वहां पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एटम्स को, यहाँ पे अपने एटम्स मर्ज ही हो गए हैं एक दूसरे में, ठीक है, एक न्यू ऑर्बिटल बना लेते हैं वो। लेकिन यहाँ पे न्यू ऑर्बिटल नहीं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग न्यू ऑर्बिटल नहीं बनता, सिर्फ हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए होते हैं, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पे आइडेंटिटी लूज नहीं होती और यहाँ पे लूज हो जाती है। थर्ड पॉइंट, जो हमारा रेजोनेंस कंसेप्ट है ना, वो वीबीटी में तो इन्वॉल्व करेगा लेकिन एमओटी में इन्वॉल्व नहीं करेगा। क्यों? सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, इट इन्वॉल्व रेजोनेंस कंसेप्ट एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व रेजोनेंस कंसेप्ट। अब कैसे, खुद सोचो, यहां पे अपने एटम्स ने आइडेंटिटी लूज नहीं की है। रेजोनेंस क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। हमारे डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। डीलोकलाइजेशन कैसे होती है? ये हमारे दो एटम्स हैं, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो लूजली हेल्ड होने की वजह से कभी वो इस एटम पे जा सकते हैं, वो अगर आगे एटम है तो उसमें भी शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसे आगे आगे डीलोकलाइजेशन हो सकती है हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन हमारे एमओटी में हमारे एटम्स ने तो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, एटम्स तो है ही नहीं, अब वो एक मॉलिक्यूल मर्ज होके एक मॉलिक्यूल बन गया है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन कहाँ पे करेंगे? इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन एक एटम से दूसरे एटम पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे एटम्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज ही कर दी है। तो एमओटी में रेजोनेंस कंसेप्ट का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, एमओटी के अकॉर्डिंग हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग हम रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर इसका। वीबीटी की लिमिटेशंस को याद करो जरा, उसमें हमने लिखा था हमारी जो वीबीटी है वो पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, लेकिन एमओटी ने O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को एक्सप्लेन किया है। तो यही हम डिफरेंस में लिख देंगे कि O2 के पैरामैग्नेटिक नेचर को, मैग्नेटिक नेचर को हमारी जो वीबीटी है उसने एक्सप्लेन नहीं किया और एमओटी ने एक्सप्लेन किया, ठीक है। नोट्स में प्रॉपर ढंग से मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ आप समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जितने भी हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स थे ना, ये भी हमने लिमिटेशंस में, वीबीटी की लिमिटेशंस में लिखा था ये कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हमारे H2 पॉजिटिव हो गया, हमारा He2 पॉजिटिव हो गया है ना, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हैं इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, इनमें कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनती है, वीबीटी ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था, ये हमने लिमिटेशन पार्ट में पढ़ लिया था, ठीक है। लेकिन एमओटी ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एमओटी ने ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया था। हमने बनाया था ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, He2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल, इसके लिए हमने एमओटी डायग्राम बनाया था ना। तो इसने H2 पॉजिटिव मतलब हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है ये एमओटी ने बता दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में वीबीटी ने कोई बात नहीं करी थी। मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में वीबीटी ने कोई बात नहीं करी थी, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। डज नॉट एक्सप्लेन अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन जो हमारी एमओटी है उसने स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था, है ना। स्टेबिलिटी कैसे देखते थे हम किसी भी मॉलिक्यूल की? हमारी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती थी जितनी हमारी बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू आती थी, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब इसने मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया है, इसने मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया। अगर आपको याद हो इंप्रूवमेंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें हमने एक फॉर्म ऐसी पढ़ी थी ना जिसमें हमारी बॉन्ड में आयनिक करैक्टर आ जाता था। मैंने आपको इस टाइप से हाइड्रोजन एटम का एग्जांपल देके समझाया था कि इसका एटम का इलेक्ट्रॉन हमने 1 माना था, इसका 2 माना था। अगर दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन, एक हमने अप्रोक्सीमेशन, एक अजम्पशन हमने ऐसे ली थी कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो इस एटम के पास चले गए, ठीक है, 1 और 2 दोनों के दोनों इसके पास चले गए, इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज
और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था। इसका मतलब आयनिक करैक्टर आया था। किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए हमारे कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर आ सकता है। इस बात को एक्सप्लेन किया था वीबीटी ने, लेकिन एमओटी ने आयनिक करैक्टर के बारे में बात नहीं की थी, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो हमारे एटम्स ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स दोनों इसके पास जाएंगे या दोनों इसके पास जाएंगे, वो तो हम तब बोल सकते हैं ना अगर हमारे एटम सिर्फ ओवरलैप किए हैं। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी इधर और इधर तभी समझेंगे ना अगर हमारे एटम्स अपनी आइडेंटिटी लूज ना करें। लेकिन हमारे एटम्स अगर मर्जी हो गए हैं तो उसमें आयनिक करैक्टर को हम कैसे बताएंगे? ये उन बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा जिन्होंने इंप्रूवमेंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखा है। उसमें मैंने अच्छे से समझाया था कि वीबीटी कैसे एक्सप्लेन करती है आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, वीबीटी इंट्रोड्यूस द स्पेशल फॉर्म to explain the ionic character in covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक करैक्टर को एक्सप्लेन करने के लिए उसने स्पेशल फॉर्म को एज्यूम किया था। मैंने आपको बताया था इंप्रूवमेंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। ठीक है, लेकिन एमओटी आयनिक करैक्टर के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करती। ठीक है, डू नॉट प्रिडिक्ट, यहाँ कौन सा पॉइंट है देख लेना, यहाँ पे लिख लेना, डू नॉट प्रिडिक्टिंग आयनिक करैक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वीबीटी के अकॉर्डिंग बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को हम कैसे एक्सप्लेन करते थे कि ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। उसमें अगर आपको याद हो इंप्रूवमेंट्स में ही ये मैंने समझाया था, इंप्रूवमेंट्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसमें अगर हमारी दोनों की स्पिन ऑपोजिट होती थी तो उसको हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते थे। अगर इलेक्ट्रॉन की स्पिन सिमिलर होती थी जिसको हम एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन बोलते थे। हमने वहां पे कॉम्बिनेशन देखा था ना, एक सिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता था जहां पे बॉन्डिंग होती थी, एक एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन होता था जहां पे बॉन्डिंग नहीं होती थी। याद करो इंप्रूवमेंट्स में मैंने आपको करवाया था, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी इसके बाद वो लेक्चर आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एसिमेट्रिक कॉम्बिनेशन में हमारे दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन सिमिलर होती थी और इसको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन एमओटी में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चाहे वो बॉन्डिंग में हो चाहे वो एंटी बॉन्डिंग में हो, उनकी स्पिन ऑपोजिट ही होती थी। ठीक है, तो 9th पॉइंट है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑलवेज ऑपोजिट इन इलेक्ट्रॉन पेयर स्पिन। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं ना, ये है ना, इनकी स्पिन हमेशा बॉन्डिंग में हो चाहे एंटी बॉन्डिंग में हो, वो ऑपोजिट ही होती थी। समझ में आ गया? ये थे हमारे डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज बिटवीन वीबीटी एंड एमओटी। इसके प्रॉपर नोट्स कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां पे आप जाके जरूर देख लीजिएगा। जो जो भी लेक्चर आपके छूट गए हैं पीछे से उसको पूरे को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, तो आपको ये सारे कंसेप्ट इजिली याद रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना करते हैं, नेक्स्ट हम चैप्टर शुरू करेंगे आयनिक बॉन्ड या सॉलिड स्टेट जिसको आप बोलते हो, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे।